कान में आवाज़ों का शोर आना या कि किसी भी किस्म की आवाज़ आना जबकि वहाँ पे आवाज़ एक्चुअली मौजूद नहीं है। ये एक ऐसी आवाज़ होती है कि जो सिर्फ वो इंसान ही सुन रहा होता है जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जो इसके साथ लोग मौजूद होते हैं उनको इस आवाज़ का पता नहीं चलता है। जैसा कि वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी वो आवाज़ नहीं सुन रहा होता। इस आवाज़ के कई करैक्टर्स होते हैं। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं काना गला के शुबा से ताल्लुक़ रखता हूँ, ENT ईयर नोज़ थ्रोट। मैंने अपने MBBS FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री से किया 2008 में, और मैंने उसके बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जिसे हम MCPS कहते हैं, मेंबर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर आ गया। वहाँ से मैंने 2013 में अपनी MCPS की सर्टिफिकेशन कंप्लीट की, जो कि CPSP की सर्टिफिकेशन है। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में एज कंसल्टेंट ENT पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइन कर लिया। अभी इस वक्त मैं फ़ारूक हॉस्पिटल ठोकर नियाज़ बेग पे शाम 3 से 5 अपनी जो कंसल्टेशन है, जो अपनी खिदमात हैं, जो अपनी सर्विसेज हैं, उनको दे रहा हूँ। टिनाइटस, कान में से आवाज़ों का आना, कान में आवाज़ों का शोर आना या कि किसी भी किस्म की आवाज़ आना जबकि वहाँ पे आवाज़ एक्चुअली मौजूद नहीं है। ये एक ऐसी आवाज़ होती है कि जो सिर्फ वो इंसान ही सुन रहा होता है जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। जो इसके साथ लोग मौजूद होते हैं उनको इस आवाज़ का पता नहीं चलता है। जैसा कि वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी वो आवाज़ नहीं सुन रहा होता। इस आवाज़ के कई करैक्टर्स होते हैं। बाज़ औक़ात ये आवाज़ ऐसे होती है जिसे कहा जाता है कि कोई मशीनरी चल रही है। बाज़ औक़ात ये आवाज़ होती है कि घंटियों की आवाज़ है। बाज़ औक़ात मरीज़ बताता है कि जी उसके दिल की धड़कन के साथ ये आवाज़ आ रही है। तो इसके साथ इसकी और भी बहुत सी प्रेजेंटेशन होती हैं जिनको शायद मैं थोड़े टाइम में कवर ना कर सकूँ। ये सारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होती हैं, इसमें जो डॉक्टर जो आपको मुआयना करता है, जो यूजुअली कान गला का डॉक्टर होता है, वो जो कि मेरी स्पेशलिटी से बिलोंग करता है या कि मैं हूँ, तो बेसिकली वो आपसे एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेता है उन आवाज़ों का, शुरू कब से हुआ, वो आवाज़ें तेज़ कब होती हैं, वो मध्यम कब हो जाती हैं, वो एक ही कान में है, दोनों ही कानों में हैं, उनका करैक्टर क्या है। करैक्टर से मुराद है कि उनकी नौइयत क्या है, कि आवाज़ है क्या। ऐसा तो नहीं कि कोई बंदा आपके कान में कोई बात कह रहा है, ये एक और चीज़ है। ये एक साइकेट्रिक इलनेस की तरफ बात कर ले जाती है कि कोई बंदा आता है मुझसे कोई बात कहता है, कहने को ये भी टिनाइटस है, लेकिन ये हेलुसिनेशंस में चली जाएगी, ENT की डोमेन से बाहर निकल जाएगी। इसलिए ड्यूरिंग हिस्ट्री ये चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है डॉक्टर के लिए कि वो किस स्पेशलिटी में देखने जा रहे हैं आपको हम। ठीक है, तो प्राइमरीली जब आप प्रेजेंट करता है एक पेशेंट जिसकी आवाज़ों में, जिसके कान में आवाज़ें आ रही हैं और उसे टिनाइटस का इशू है, तो हम एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि जो कान गला का डॉक्टर या कि कोई भी और डॉक्टर, उसके ज़हन में 3 स्पेशलिटीज़ आ रही होती हैं। 80 to 90% टिनाइटस कान की बीमारियों की वजह से होती है। फिर कुछ उसका पोर्शन है जो कि साइकेट्रिक इलनेसेस और न्यूरोलॉजिकल इलनेसेस, मतलब दिमाग और नफ्सियाती बीमारियों की वजह से होती है। तो कान गला के डॉक्टर का मेन काम ये है कि वो अपने रीजन को चेक करे, कान को मुआयना करे, उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो वो करे, और अगर उसको डिजीज़ मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उसको प्रॉपर स्पेशलिटी में रेफ़र कर दे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि पर्टिकुलरली कई दफ़ा नहीं की जाती है। इसका पता होना आम आवाम को बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं वापस अपने टिनाइटस के उस पर आऊँगा। अभी जो कि मेन जो इसमें एज का भी बहुत ज़्यादा लिंक है। लाइक एक खातून है जो कि 60+ से 60 साल से ज़्यादा की हैं या 70 साल की हैं, उनकी कान की अपनी समात कम हो रही है। अब उनका कान बाहर की आवाज़ें कम सुन रहा है, ठीक है ना, तो बात का उसमें भी कानों में शोर आना महसूस होना शुरू हो जाता है। उसमें फिर हीयरिंग एड का उन्हें हम एडवाइज़ करते हैं, तो यूजुअली वो शोर ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि जो कान पहले बाहर से आवाज़ नहीं सुन रहा था वो दोबारा सुनना उसी फ्रीक्वेंसी पे शुरू कर देता है। ये चीज़ बच्चों में भी आ जाती है, बच्चों में बहुत कम है, रेयर है। उसकी कई वजूहात है, जिनमें से एक कान के पर्दे के पीछे पानी का होना भी है। फिर एडल्ट्स में कान में सादा मैल होने की वजह से भी ये आवाज़ आ जाती है, कान में शोर आ जाता है, रिंगिंग सेंसेशन आ जाती हैं, ठीक है ना। बाज़ औक़ात किसी मरीज़ को एक साइड पे होती हैं, बाज़ औक़ात वो किसी ख़ास इवेंट के साथ लिंक्ड होती हैं, कि मुझे खुदा न खासा कहता है जी मैं किसी उस्ताद ने मुझे थप्पड़ मारा, एक लड़का कहता है, और उसके बाद से डॉक्टर साहब मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई कान में। तो वो डॉक्टर साहब जो उस्ताद ने उसको थप्पड़ मारा बेसिकली, तो ज़्यादा चांसेस है कि उसके कान का पर्दा फट गया। ये बगैर देखे हमें कुछ चीज़ें हिस्ट्री बता रही होती हैं, लेकिन हम जब तक इसको कंफर्म नहीं कर लेते हैं विद द नेकेड आई, अपनी आँख से देख नहीं लेते हैं,
तो हम इसके ऊपर कोई डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं। एक जनरल मेडिसिन में ओवरऑल ही एक रूल है, रूल ऑफ थंब है कि आप सिर्फ तभी ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को जब उसकी डायग्नोसिस बनी हो, तशखीस बनी हो। तशखीस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये राइट है एक पेशेंट का अपने डॉक्टर से पूछने का कि वो पूछे कि उसकी क्या तशखीस है। अब लाइक टिनाइटस की कम से कम अगर हम देखें तो 50 से 60 कॉजेज़ हैं, और इसी तरह तकरीबन इतनी ही ENT से बाहर भी हैं। मतलब कान नाक गला के शोबा में 50 से 60, और अगर कान नाक गला के शोबा से बाहर करने 50-60 नहीं तो 20-30 कॉजेज़ बाहर भी हैं। मतलब कि कान नाक गला के अलावा भी लोगों को कान में शोर आ सकता है। तो और लेकिन कोई टूल ऐसा मौजूद नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम में कि हम वो आपके साथ लगाएं तो वो हमें बता दे कि ये जो आवाज़ है जो कान में आ रही है इस मरीज़ के, उसकी वजह क्या है, उसकी तशखीस क्या है। जैसे एक मरीज़ आता है, उसके दिल में दर्द है, उसकी ECG की जाती है, लेफ्ट साइड पे उसको पेन है, ECG बताती है कि जी आपके तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका हार्ट तो बड़ा अच्छा फंक्शन कर रहा है। और डॉक्टर एक और उसको एडवाइस कर देता है, इको कर देता है, और वो भी ठीक आती है। तो इसका मतलब है कि वो दिल का प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और वजह से उसको आ रही है। लेकिन कान में ऐसा कोई टूल मौजूद नहीं है जो कि ये बता सके कि जो टिनाइटस है कि ये कान की वजह से है, ये किसी ब्रेन की बीमारी की वजह से है, या कि किसी जो है साइकेट्रिक इलनेस की वजह से, नफ्सियाती मसले की वजह से। तो हमें एक लंबी लिस्ट के साथ गो थ्रू होना पड़ता है। इसीलिए टिनाइटस के पेशेंट्स बाज़ औक़ात खफा भी हो जाते हैं और डॉक्टर के साथ अनॉयड भी होते हैं, और डॉक्टर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उससे भी बड़ा टाइम जो है देना पड़ रहा होता है। तो टेक होम मैसेज ये होना चाहिए कि टिनाइटस के लिए आपका जो फिजिशियन या सर्जन जिसको आप दिखा रहे हैं उसमें आपके साथ पेशेंस होना चाहिए। वो आपकी बात सुने, आपको वक्त दे। एक एवरी टिनाइटस की हिस्ट्री कम से कम 30 मिनट ले जाती है, ठीक है जी, कि शुरू कैसे हुई, कहाँ गई, कब होती है, किन इवेंट्स के साथ लिंक्ड है, एक ही कान में, 2 कानों में है, फिर उसके बाद उसका एग्जामिनेशन। और अनदर थिंग जो कि बड़ी ज़रूरी है, मैं जो इसी वीडियो के साथ से आपको बता देता हूँ, कान की कोई भी बीमारी टिनाइटस कर सकती है। कान की अलामात ही 5 से 10 हैं। कान में रेशा आना, दर्द होना, ख़ारिश होना, कान में से बूका आना, कान में से सुनाई ना देना, मुंह का टेढ़ा होना, लकवा जो हो जाता है पीछे कान की नर्व की डेफनेस की वजह से। तो कान की 5-7 मेन जो हैं सिम्टम्स हैं, वही मिक्स मैच बना के कम से कम कान की 300-400 बीमारियाँ का पेश खैमा हो रही है। तो हमें एग्जामिनेशन हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करना पड़ता है, और इन्वेस्टिगेशन भी। बात को तो इन्वेस्टिगेशन आपकी की जा रही होती है ये देखने के लिए कि जो टिनाइटस है, जो कान में शोर आ रहा है, ये किसी कान के दरमियानी या अंदरूनी हिस्से की बीमारी की वजह से ना हो। और पेशेंट का कंसर्न ये होता है कि वो जब आया है कि डॉक्टर साहब आपने एक टेस्ट भी करवाया लेकिन उसके बावजूद भी इसका वजह क्यों नहीं पता लग रही है, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट जिसको हमने बेसिकली रूल इन रूल आउट करना होता है। एंड फिर आखिर में एक नैरो डाउन कुछ अलामात रह गई होती हैं, कुछ बीमारियां रह गई होती हैं, और बेसिकली डॉक्टर ये कर रहा होता है कि ये कहीं टिनाइटस किसी ऐसी बीमारी की वजह से तो नहीं है जो आपके लिए जानलेवा है। हाँ, क्योंकि ये भी मुमकिन है, क्योंकि कान में शोर आना, और पर्टिकुलरली एक कंडीशन हम उससे कहते हैं ग्लोमस ट्यूमर्स। ये बेसिकली कान के नीचे वाले हिस्से में कुछ ऐसे खून की वेसल्स के साथ ट्यूमर बन जाते हैं, क्योंकि जब इंसान का दिल धड़कता है तो उसके साथ ही उसको कान में एक आवाज़ आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जो पल्सटाइल टिनाइटस मतलब कि ऐसी आवाज़ जो कि दिल के धड़कने के साथ लिंक्ड है, वो पल्सटाइल टिनाइटस तो है, लेकिन वो ग्लोमस है या नहीं, ये फिर आपको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन देख के पता लगता है। तो डॉक्टर का मेन मकसद ये होता है कि वो देख ले कि ये जो आपकी अलामत है वो किसी ऐसी चीज़ के साथ तो नहीं लिंक जो कि आपके लिए जानलेवा या ख़तरनाक हो सकती है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, यूजुअली लोग पूछते हैं, इसको भी एड्रेस कर लिया जाए तो बेहतर है, कि टिनाइटस की ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, कि उसका मरीज़ क्या करे तो बेहतरी की तरफ जा सकता है। इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको बड़ी क्लियर बता दूँ। अगेन मैंने बात की कि तशखीस के बाद ये इलाज शुरू होता है। जब आप उसको डायग्नोज कर लेंगे, कोई अगर पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से टिनाइटस है तो वो तो उस डिजीज़ को आप मैनेज करेंगे फिर ही ठीक होगा। लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। यूजुअली ये एक बीमारी है नर्व से लिंक, आपकी नसों से लिंक, जो कि आवाज़ की गैर मौजूदगी में आवाज़ के होने का एहसास आपको दे रही हैं। तो इसमें विटामिन B12 का बहुत रोल है, जिसे हम मेथिकोबाल के नाम से जानते हैं।
ठीक है जी। और इसकी कई प्रिपरेशन भी आती हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती हैं, ओरल फॉर्म में भी आती हैं। और अगर आप मुझे कहें तो मैं बेहतरीन इसका हल ये बताता हूँ कि जो कॉर्न है, जिसे उर्फ़ में छल्ली कहा जाता है, रोज़ाना एक खाएं और 40 डेज़ के लिए खाएं। ये 10-15 दिन में कोई आपको फ़ायदा नहीं देगी। 40 डेज़ के बाद ये आपकी बॉडी में उतना, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उसकी एकुमुलेशन उतनी होना शुरू हो जाएगी B12 की। और B12 में काफ़ी लोग हमारे डेफिशिएंट हैं, इंक्लूडिंग अस, हम भी हैं, ठीक है ना। तो B12 एक न्यूरोटॉनिक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कुछ मेडिसिन आती हैं जिन्हें वेस्टिबुलर सेडेटिव्स के कहा जाता है, वो भी टिनाइटिस को मास्क कर देती हैं। फ्रैंकली आई डोंट लाइक देम अनटिल अनलेस कि उसकी कोई वाकई ज़रूरत हो। वो अगेन मेरे ख्याल में कि ओवर द काउंटर नहीं, आपको एक कंसल्टेशन के बाद ही उसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें बीटा हिस्टिडीन के नाम से मेडिसिन जो हैं अवेलेबल है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप उसको ले लें, कि हर जिसको भी टिनाइटिस है उसको ले लें। B12 एक ऐसी है कि जो कि एक विटामिन है जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है, यू कैन टेक, ठीक है। अगर आप आपको प्रॉब्लम आए, आप लेते हैं और आपको सेटल हो जाता है। बेहतरीन तो ये है कि उसके बावजूद भी आप उसको कंसल्ट करें किसी अच्छे ENT को। और इसके अलावा एक डिवाइस यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड टिनाइटिस मास्कर्स। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ। टिनाइटिस मास्कर उन लोगों को बेहतरीन फ़ायदा देते हैं जिनमें हीयरिंग लॉस होता है, सेंसोरी न्यूरल हीयरिंग लॉस, मतलब कि उनकी जो नस है वो कमज़ोर हो गई होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये मैं बड़ी एक टिपिकल सी बात बताने लगा हूँ, उनको इसका फ़ायदा हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि ये बता दूँ। उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी होती है कि डॉक्टर साहब जब रात को सोने लगते हैं ना तो शोर बहुत बढ़ जाता है कानों में। मतलब कि जब हम घर में कोई काम कर रहे होते हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं तो कोई शोर नहीं होता है, हजूम में होते हैं कोई शोर नहीं होता। जो ही हम एक खाली जगह पे बैठते हैं जहाँ पे कोई और आवाज़ नहीं होती तो हमारे कानों में आवाज़ें आने लग जाती हैं। इन लोगों को यूजुअली टिनाइटिस मास्कर्स हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। और इस तरह के लोग यूजुअली ये भी बता रहे होते हैं कि हमें सोने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नात या कोई म्यूज़िक वो लगा के आराम से सो सकते हैं। और कुछ कहते हैं कि जी मेरे पंखे में एक टिक टिक की आवाज़ आती है तो मैं उसे चला लेता हूँ तो उससे मुझे नींद आ जाती है उस आवाज़ की वजह से। तो बेसिकली टिनाइटिस मास्कर्स एक ऐसी डिवाइस है हीयरिंग एड की तरह की, जो कि कान में पहन ली जाती है और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नॉइस जनरेट करती है, शोर मचाती है आपके कान के अंदर, जो कि कान के अंदर जो शोर होता है उसको मास्क कर देती है। तो ये 3 चीज़ें थीं। इसके अलावा जो कि टिनाइटिस के लिए यूज़ की जाती हैं उनमें कई हर्बल चीज़ें भी हैं। और जो ज़्यादा जो है वो फोकस यही होना चाहिए कि जो आपकी कंडीशन है उसको ट्रीट किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल कुछ छोटी सी अलामत होती है और उसका बड़ा छोटा सा हल होता है। जैसे सादा कान में मैल होती है और एक इंसान ने कुछ चाबी वगैरह मारी, उसके बाद वो डिसलॉज होगी और उसने फड़फड़ाहट शुरू कर दी। अब उसका बड़ा सिंपल सा हल है कि गेट इट क्लीन्ड, उसे आप निकलवा दें, ठीक है ना। तो आपकी वो टिनाइटिस ख़त्म हो जाएगी अगर वो टिनाइटिस उसके साथ लिंक्ड है। तो टेक होम यही होना चाहिए कि जी आप उसकी एक अच्छी तशखीस की तरफ जाएं। इसके लिए आप marham.pk पे ऑनलाइन हमारी कंसल्टेशन ले सकते हैं, टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, मरहम की टीम को, उनसे पूछ सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो मरहम के साथ ही है। टिनाइटिस के ज़मन में एक और चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं, बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ ये एज अ सिम्टम, एज अ अलामत आ जाती है। इस चीज़ का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। उस ज़मन में मैं आपको 3 से 4 बीमारियां जो कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी हैं, प्रेवलेंट मुराद के मौजूद हैं। लाइक अगर हम एक 10 या 20 घरों का भी मुआवजा करें तो उनमें भी हमें मिल जाएंगी, ये दे आर सो कॉमन। इनमें 3 नाम बड़े अहम हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम तो है जी डायबिटीज़ का, शुगर का। दूसरा है हाइपरटेंशन, बुलंद फिशार खून जिसे कहा जाता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। और तीसरा है बॉडी में खून में फ़ैट की मिकदार का ज़्यादा होना, जिसे हम कहते हैं हाइपरकोलेस्ट्रोलेमियाज, ठीक है ना। और ये तीनों लिंक्ड भी हैं आपस में। कोई भी इनमें से एक बीमारी होगी तो दूसरी को प्रीडिस्पोज भी करेगी। उसका मतलब यह है कि एक बीमारी के मौजूद होने से दूसरी बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ये अपने इस विशेष सर्कल के साथ टिनाइटिस को भी जनरेट कर सकती हैं। ओबेसिटी चौथी, इसको भी मुझे भूलना नहीं चाहिए, और जो हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया उसके साथ भी लिंक्ड है, उसके हट के भी है। ओबेसिटी भी चौथी है। अगर एक पेशेंट ऐसा है जिसकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हुए, उसमें बिल्कुल टिनाइटिस आ सकती है। जब हम हिस्ट्री लेंगे और उसमें अगर हमें मिल जाता है कि मरीज़ को पिछले 10 साल से शुगर है और वो पिछले 3-4 साल से 3-4 माह से कंट्रोल नहीं है,
तो उसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि हम उसको भेजें उसके इंटर्निस्ट के पास, उसके डायबिटोलॉजिस्ट के पास, जो कि उसकी शुगर को अच्छा कंट्रोल करे। इसी ज़माने में हम बात करते एक टेस्ट भी रिकमेंड कर देते हैं HbA1c, जो मैं पिछले 3 या 4 माह का कंट्रोल बता रहा होता है पेशेंट का। पीछे इसके रीज़न ये है, पैथोफिजियोलॉजी ये है, रीज़न ये है कि जो शुगर है, जो कि डायबिटीज़ है, जब वह ख़ास मिक़दार से खून में चीनी की, ग्लूकोज़ की मिक़दार बढ़ जाती है तो वो नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देती है। जो नसें हैं उनको आप समझ लें कि उनको डैमेज करती है, उनका नुकसान करती है, इररिपेयरेबल टाइप। तो कान की भी नस चूँकि एक बड़ी सेंसिटिव सी नस है, तो बेसिकली अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो तो उससे भी चांसेस हैं कि कुछ ना कुछ शोर आवाज़ें आने लग जाएं पेशेंट को। इसको हम कहते हैं वास्कुलोपैथीज़, जो कि छोटी वेसल्स होती हैं, उनकी आपकी जो डैमेज है। और अगेन दूसरी जो बीमारी है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन भी यही काम कर रही होती है मोर और लेस। वो क्या कर रही होती है, वो डायरेक्टली डैमेज कर रही होती है अपनी प्रेशर की वजह से उन छोटी वेसल्स को, जिसकी वजह से टिनाइटस आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर शुगर के और हर ब्लड प्रेशर के मरीज़ को टिनाइटस होगी, ठीक है, लेकिन एक मरीज़ जिसको टिनाइटस है, अगर उसमें शुगर या ब्लड प्रेशर का आर्जा है तो हमें उसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। अदरवाइज़ वो फिर वही बात आ जाएगी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे जाएंगे और जो उसकी रूट काज है, जो कि उसकी वजह है, वो बढ़ती जाएगी। तीसरी जो इसमें ओबेसिटी और खून में फैट्स का ज़्यादा होना है, उनसे भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। उनका मैकेनिज़्म भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये 2 वजूहात भी इसको कॉज कर सकती हैं। तो टिनाइटस के बारे में जो लोग मालूमात रखना चाहते हैं उनके लिए उनको ये पता होना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो उनकी जनरल हेल्थ जब तक बेहतर नहीं होगी तो वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। इस तरह कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस हैं जिनमें टिनाइटस आती है, लेकिन उसमें यूजुअली करैक्टर ये होता है कि somebody is calling with the person, से कोई बात कर रहा है या सरगोशी करके जा रहा है, तो वो थर्ड डिग्री या थर्ड टाइप की हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हम उसे कहते हैं, वो सिम्टम हो जाती है, वो डिफरेंट हो जाता है फील्ड उसके ऊपर ना ज़्यादा बात कर सकता हूँ ना मैं राइट पर्सन हूँ, लेकिन कुछ उन चीज़ों का भी आपको बयान कर दिया जो कि इससे लिंक्ड है। अगर आप टिनाइटस या कान नाक गला के बारे में मशवरा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट मरहम के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें।